देखो, तो चैप्टर चल रहा तो वो क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर। कल इसमें 3 चीज के बारे में हम लोग कर लिए थे। सबसे पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। उसके बाद तीसरा जो चीज है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। अब फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या बताए थे कि जब एक देश की जो मुद्रा है दूसरे अन्य देशों की मुद्राओं के साथ, ठीक है, जो कन्वर्जन करता है, जो चेंज करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। मतलब मुद्राओं का एक्सचेंज करना। और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, इसका मतलब क्या होता है कि जिस रेट पर, ठीक है, इस देश की मुद्रा, मतलब एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ, ठीक है, कन्वर्जन करता, जिस रेट पर करता उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जिस जगह पर फॉरेन एक्सचेंज होता है, विदेशी का क्या मतलब मुद्राओं का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। अब बताओ इसका जरूरत क्यों पड़ा। जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर देखो, हम लोग जैसे भारत में है, तो भारत में अगर कुछ भी सामान खरीदना है तो क्या चाहिए, हम लोग को रुपया चाहिए। जबकि वही चीज अगर हम लोग कहीं यूएसए वगैरह अगर जाते हैं, अमेरिका वगैरह जाएंगे, तो अमेरिका में क्या होगा, कुछ सामान खरीदने के लिए वहां पर गांधी जी नहीं चलेगा। वहां पर क्या चलेगा, हम लोग को उन लोग का जो रुपीस चलता है, उन लोग का जो करेंसी है वो चलेगा। ठीक है, मतलब उसका मतलब हम लोग रुपया लेके अगर यूएसए जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, वहां का जो भी करेंसी है उसको अपनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहां का जो करेंसी है, यूएसए का जो करेंसी है उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो देखो, रुपया को उन लोग का जो करेंसी क्या है, डॉलर है। तो रुपया को डॉलर में चेंज करने के लिए, रुपया को किस में चेंज करेंगे, डॉलर में। ये जो चेंज है इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। इसीलिए क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ता है, क्योंकि हर एक देश का अपना अपना क्या होता है, एक करेंसी होता है। और उसी करेंसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उस देश में जाके क्या कर सकते हैं, हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ का बच्चा अगर कहीं यूएसए वगैरह में पढ़ता है तो थोड़ा ना रुपया मानेगा, क्या देना पड़ेगा उसको, डॉलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो रुपया को डॉलर में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। तो रुपया को डॉलर में चेंज करना, ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज। और जिस रेट पे चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जिस जगह पे होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहां तक कल बता दिए तो हो गया था यहां तक। अब इसके आगे पढ़ना है। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है ये 3 सिस्टम को अपनाता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज क्या बोले, सिस्टम। अब क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। विनिमय दर की विधि, विनिमय दर की विधि या फिर विनिमय दर की प्रकार। विनिमय दर की प्रकार, ये 2 चीज है, विनिमय दर की विधि और विनिमय दर की प्रकार। देखो, ये 3 तरह का होता है। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो होता है ये 3 तरह का होता है। 3 तरह का होता है। सबसे पहला वाला जो हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर। दूसरा वाला क्या बोलेंगे, फिक्स्ड हो गया। अब फ्लेक्सिबल, क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट।
फिक्स मतलब हो गया स्थिर, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील बोलना या फिर लोचशील बोलना, लोचशील विनिमय दर, ठीक है। और देखो तीसरा क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसका हिंदी क्या होता है तो क्या बता रहे हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसको बोला जाता है प्रबंधित तैरती दर, प्रबंधित तैरती दर, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट मतलब कितना सिस्टम है इस फॉरेन एक्सचेंज को चेंज करने का, जो करेंसी हम लोग जो चेंज करते हैं उस करेंसी को चेंज करने का कितना मेथड है या फिर कितना प्रकार से हम लोग करेंसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तीन को मेथड है। सबसे पहला क्या हो गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर विनिमय दर। जबकि दूसरा जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोचशील विनिमय दर। और तीसरा क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, प्रबंधित तैरती दर। हिंदी जो नाम है वो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा फ्लोटिंग का, लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसको। तो ये क्या हो गया, तीन को मेथड है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब सबके बारे में पढ़ते हैं। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग रेट, इसके बारे में पढ़ना है। देखो नाम से ही समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड। अब देखो ये जो एक्सचेंज रेट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्सचेंज रेट कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि अभी कल ही बताए थे कि एक यूएसए डॉलर इक्वल टू मान लेते हैं 70 रुपया। कितना हो गया, 70 रुपया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि डॉलर और रुपीस ये तो हो गया हम लोग का क्या, फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन ये जो डेटा दे दिए कि एक बराबर कितना हो जाएगा, 70। ये जो एक बराबर जो 70 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसी रेट के बारे में कितना प्रकार से उसको मतलब निर्धारित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि एक यूएसए डॉलर बराबर 70 रुपया ही होगा। इसको मतलब इसको निर्धारित करने के, डिटरमाइन करने का कितना मेथड है, कितना टाइप से उसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 रुपया बराबर 70 रुपया हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज, यही चीज को बोलने के लिए, मतलब ये जो डेटा लिखा हुआ है इसको बोलने के लिए कुल 3 को मेथड है, ठीक है। टोटल कितना मेथड है, 3 मेथड है। उसको हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से भी बता सकते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से भी बता सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से भी बता सकते हैं, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि एक यूएसए डॉलर बराबर कितना रुपया होगा। अब देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, स्थिर विनिमय दर। इसमें क्या है, सबसे पहले यहां पर जो है ये सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड है ये, ठीक है। सबसे पुराना मेथड अगर पूछेगा तीनों में से तो कौन सा है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर। इसमें क्या होता है, जो भी रेट डिसाइड किया जाता है, मतलब ये वाला जो रेट है 1 रुपया बराबर 70 रुपया, जो भी रेट डिसाइड किया जाता है वो उसको डिसाइड कौन करता है, उसको डिसाइड करता है गवर्नमेंट। डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट। तो कौन करेगा, सरकार, ठीक है। और यहां पर हिंदी वाला सरकारी लिखना, लेकिन यहां पर लिखना थोड़ा सा मौद्रिक अधिकारी। क्या लिखेगा, मौद्रिक अधिकारी। जो भी उसका मौद्रिक अधिकारी रहेगा, जो मॉनेटरी से लेकर कुछ भी काम करता है, उसको क्या बोलेंगे, मौद्रिक अधिकारी। वही डिसाइड करता है कि कितना एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या हो गया कि ये सबसे पुराना मेथड है। दूसरा क्या हो गया, इसको निर्धारित कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, इसी में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, तो एक लेखांकन वर्ष में, अकाउंटिंग ईयर का हिंदी क्या हो जाएगा, लेखांकन वर्ष। लेखांकन वर्ष, एक लेखांकन वर्ष के अंदर दो सरकारों के बीच में,
ठीक है, दो सरकारों मतलब हो गया कि जैसे इंडिया का मोदी सरकार है, ठीक है, उसके बाद यूएसए के जॉन बिडेन बने अभी, वो दोनों सरकार के बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया कि देखो कि एक यूएसए डॉलर बराबर कितना होगा, 70 रुपया होगा। ये डिसाइड कौन किया, जो दो देशों का जो सरकार है, मतलब यहाँ पर यूएसए का सरकार और हम लोग का जो भारत का सरकार है, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, क्या किया डिसाइड कि देखो $1 बराबर कितना होगा, 70 रुपया होगा, ये रुपीस है, ठीक है, $1 बराबर कितना हो जाएगा, 70, $1 बराबर कितना हो जाएगा, 70 रुपीस हो जाएगा। ये डिसाइड कौन किया, ये डिसाइड कर दोनों सरकार किया, यूएसए का सरकार और भारत का सरकार। तो यहाँ पर क्या बोले कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या बताएं कि जो एक्सचेंज रेट का डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पर तो गवर्नमेंट करता है, कौन करता है, गवर्नमेंट करेगा, और वो गवर्नमेंट जो होता है वो सरकार होगा या फिर कोई मौद्रिक अधिकारी होगा, मतलब मनी से लेकर कोई उसका लेन देन होगा, वही इसको मतलब क्या करेगा, एक्सचेंज रेट को फिक्स करता है, ठीक है। और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर और इसमें एक चीज क्या है कि ये जो है एक समय के लिए, मतलब एक निश्चित समय रहेगा, वहां तक के लिए क्या बोलेगा कि $1 बराबर इतना ही रहेगा, यहां तक जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है कि मतलब जिस ईयर में वो अपना खाता को क्या करता है, मतलब मैनेज करता है या फिर प्रॉफिट और लॉस निकालता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च भी हो सकता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर भी हो सकता है, जून से लेकर जुलाई तक भी हो सकता है, मतलब ये क्या हो सकता है, पूरा 12 महीना का ही होगा, जब से भी स्टार्टिंग करेगा 12 महीना का होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। अब इसमें क्या बोले कि जो डिसाइड किया दोनों सरकार 1 अप्रैल को क्या डिसाइड किया कि देखो हम लोग का जो यूएसए डॉलर है और भारत वाला हम लोग का जो रुपया है, दोनों के बीच में एक रेट फिक्स करते हैं, ताकि हम लोग जब ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, तब ये झगड़ा ना हो कि कितना डॉलर बराबर कितना रुपया होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क्या डिसाइड किया, यहाँ पर क्या बोल दिया कि $1 कितने के बराबर होगा, 70 रुपया का बराबर होगा। मतलब क्या हो गया कि हम लोग $1 देंगे, कौन, यूएसए क्या बोल रहा है, हम लोग $1 देंगे, बदले में आपको कितना पैसा लेंगे, 70 रुपया लेंगे। वही चीज भारत क्या बोलेगा कि हम लोग 70 रुपया देंगे और आपको कितना देना पड़ेगा, $1 देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 अप्रैल को डिसाइड किया कि $1 बराबर कितना, 70 रुपया। अब ये क्या करेगा दोनों सरकार कि अब इसको पूरा चेंज नहीं करेगा, कब तक चेंज नहीं करेंगे, एक अकाउंटिंग ईयर तक, मतलब जब तक वो लोग डिसाइड किया है, मतलब इसमें एक निर्धारित समय होता है, टाइम पीरियड रहता है, तब तक वो लोग क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहां पढ़ते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। समझ में आ गया, सबसे पुराना मेथड है, अभी ये नहीं चलता है, ठीक है। ये जो एक्सचेंज रेट है, इसको डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, और इसमें एक निश्चित समयावधि, ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए क्या करेगा, उसको निर्धारित करके रखता है, ठीक है, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो रेट को बताने में, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है, अभी तक इसी के बारे में चल रहा है, ठीक है, उसको अभी बाद में पढ़ेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है ये डिपेंड करता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पर। किस पर डिपेंड करता है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। क्या बताए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है ये किस पर डिसाइड करता है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, मतलब क्या बोलेंगे, स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण मापक, ठीक है, स्वर्ण मापक, ठीक है, स्वर्ण मापक विधि। समझ में आ गया, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पर क्या करेगा, ये डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब ये जो मेथड है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है ये किस पर डिसाइड करेगा, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पर। अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है वो समझो। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ही हमको क्या बताता है कि यहाँ पर जैसे हम मान लो कि $1 बराबर कितना कर दिए, 70 रुपया कर दिए, $1 बराबर कितना किए, 70 रुपया। क्या इस चीज को $1 बराबर हम लोग 50 रुपया भी तो कर सकते थे, ठीक है, या फिर इसको $1 बराबर 70 रुपया क्या 80 रुपया भी कर सकते थे, लेकिन उतना तो नहीं किए हम लोग। सीधा क्या बोले कि $1 बराबर कितना होगा, 70 रुपया। उसका मतलब इसका जो वैल्यू है क्या फिक्स्ड है, ठीक है। $1 बराबर 70 रुपया बोले तो उसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ वैल्यू देखकर ही बोले होंगे ना कि $1 किसके बराबर होगा, 70 रुपये के बराबर होगा,
तो यहाँ पर इसको निर्धारित करने में $1 बराबर 70 रुपये, इसको डिसाइड तो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। लेकिन कितना होगा उसको डिसाइड कौन करेगा? ये गोल्ड करेगा। कौन करेगा? गोल्ड करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस देश का जितना गोल्ड होगा वह देश का जो मुद्रा का जो मतलब क्या बोलेंगे वैल्यू है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? गोल्ड पर। ठीक है, अब देखो इसमें डिसाइड कैसे होता है। ठीक है, डिसाइड इस तरह से होगा, जैसे मान लो कि किसी के पास अगर 1 ग्राम सोना है, ठीक है, 1 ग्राम सोना का वैल्यू मान लेते हैं कितना? $1 है। मतलब अगर उस देश के पास 1 ग्राम सोना है तो उसका वैल्यू कितना होगा? $1 होगा। समझ में आ गया? वही इंडियन रुपये में अगर किसी के पास 1 ग्राम अगर क्या है? सोना है, उसका वैल्यू इंडियन रुपये में कितना होगा? मान लेते हैं 70 रुपया होगा। कितना होगा? 70 रुपया होगा। तो 1 ग्राम जो सोना है, 1 ग्राम जो सोना है, इसी के आधार पर क्या किया? इसको क्या कर दिया? निर्धारित कर दिया कि देखो मेरे पास यहाँ पर 1 ग्राम सोना का दाम इतना है, 1 ग्राम सोना का वैल्यू इस रेट में यहाँ पर है, तो 70 रुपया है। तब 1 ग्राम को बराबर कर देगा, 1 ग्राम बराबर हो गया। अब उसको कैसे लिखेगा? $1 बराबर क्या लिख देगा? 70 रुपया। इसीलिए यह वाला जो रेट है ये डिसाइड करता है किस पर? गोल्ड पर। किस पर डिपेंड करेगा? गोल्ड पर। ठीक है, हो गया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में समझ में आ गया यहाँ तक, अकाउंटिंग ईयर में एक निश्चित समयावधि में। ठीक है, अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है इसको अपनाया गया था 1920 में। कब अपनाया गया था? 1920 में। तो 1920 से गवर्नमेंट द्वारा क्या हो रहा था? कितना रेट होगा नहीं होगा, ठीक है, एक्सचेंज रेट का, उसको डिसाइड कब से हो रहा था? 1920 से। आप पूछेगा चला कब तक? तो याद रखना कि हम लोग का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में हुआ था। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, अब बताओ सबसे देखो 1914 से लेकर 1918 के बीच में जब युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें उतना क्षति नहीं हुआ था। ठीक है, जितना कि 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, क्योंकि 1914 से 1918 के बीच में उतना मतलब लड़ने के लिए उतना यंत्र नहीं था जितना कि 1939 से 1945 के बीच में हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा? 1939 से 1945 के बीच में, ठीक, यहां पर क्या हो गया? बहुत सारा क्षति हुआ। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पर? सबसे ज्यादा नुकसान अगर बोला जाता है तो यूएसए का ही हुआ था। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ था? यूएसए का हुआ था। उसमें क्या हुआ कि देखा गया कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है यूएसए का हो गया। अब वहां का जो मतलब इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या हो गया? पूरा तरह से ध्वस्त हो गया। ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब उसको सही करने के लिए क्या करेगा? कुछ चेंज करेगा। और चेंज कैसे करेगा? चेंज करने के लिए क्या करेगा वो लोग कि ये जो मेथड अपना रहा था पहले, अपना जो उन लोग का जो वैल्यू है उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब डॉलर का जो वैल्यू वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, और इसको बढ़ाने का जो, और ये डिसाइड कब करता है? देखो ये जब क्षति होती हो गया सारा 1939 से 1945 के बीच में, तब एक आता है ब्रेटन वुड्स। क्या आता है? ब्रेटन वुड्स। 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ब्रेटन वुड्स समझौता। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता जो है, इसके तहत क्या होता है? इस सिस्टम को पूरा तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब खत्म कर दिया गया। ठीक है, लाया तो गया था 1920 में, 1920 में लाया गया था, लेकिन खत्म कब हुआ? खत्म हुआ 1944 में। जब लाया गया तो उसका सिस्टम का नाम क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। जब खत्म किया गया तब सिस्टम का क्या नाम कर दिया गया? तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम। क्या कर दिया? ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अगर पूछा जाता है कि ये जो सिस्टम है, क्या हो सकता है 1920 वाला जो सिस्टम है, 1920 वाला, ठीक है, इसका नाम क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। जबकि 1944 वाला जो है, इसका नाम क्या है? तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये कब आया था? 1944 में। और गोल्ड वाला कब आया था? 1920 में। ठीक है, ये हो गया गोल्ड वाला। ये क्या हो गया? गोल्ड वाला। और 1944 वाला जो है, ये मेरा क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया ब्रेटन वाला। क्या हो गया? ब्रेटन वुड्स। ये किसी व्यक्ति का नाम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, समझ में आ गया? उसके बाद ये जो है, ये समझ में आ गया, स्थिर विनिमय दर। ठीक है, सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या क्या समझना है? तो ये सबसे पहले, ये सबसे पुराना मेथड है। और यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो भी है, जो भी एक्सचेंज रेट होगा दो देशों के बीच में, वो डिसाइड कौन करेगा? वहां का जो सरकार होगा या फिर वहां का जो मौद्रिक अधिकारी होगा। ठीक है, मॉनेटरी ऑफिसर जिसको बोलते हैं। और इसमें कैसे डिसाइड होता है? इसमें एक टाइम पीरियड के लिए क्या होता है? फिक्स रहता है। एक टाइम पीरियड के लिए क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत, ठीक है, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है,
जैसे कि 1 साल हो चाहे 6 महीना हो 3 महीना, वो है कि लेकिन फिक्स ही रहेगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। अगर अभी पूछेगा, अभी ये सिस्टम क्या हो गया है, पूरा तरह से खत्म हो गया है, ठीक है। आया कब था, 1920 में आया था, तो उसका नाम क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, स्वर्ण मापक विधि, ठीक है। और अगर पूछेगा खत्म कब हुआ, तो 1944 में खत्म हुआ, मतलब 1944 में खत्म हुआ। उस टाइम नाम क्या था, ब्रेटन वुड्स, ठीक है। ये था हम लोग का पूरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो है, ये सेकंड का जो नाम, चलो देखो सेकंड वाला का नाम क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो फ्लेक्सिबल नाम से समझ में आ रहा है क्या, इसमें कुछ ना कुछ क्या लोटची लग, मतलब खिंचा होगा, मतलब ये फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, परिवर्तनशील रहेगा। क्या रहेगा, परिवर्तनशील। कौन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा, मतलब चेंज होगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग फिक्स वाला में क्या देखें कि उसमें एक टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है, और उसमें सारा डिसीजन कौन लेता है, तो गवर्नमेंट लेता है। लेकिन ये जो है थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर जो भी रेट होगा, जो भी कौन सा रेट होगा, जो भी एक्सचेंज रेट होगा, इसका जो डिसीजन है, इसका डिसीजन कौन करेगा, मार्केट। कौन करेगा, मार्केट, मतलब बाजार करेगा, ठीक है। इसका डिसीजन कौन करेगा, मार्केट। और मार्केट में कौन करेगा, तो जो भी डिमांड है, मार्केट का क्या है, जो भी डिमांड है, जो भी डिमांड है, और जो भी क्या है, सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई जो है यही डिसाइड करेगा कि एक्सचेंज रेट होगा कितना, ठीक है। और ये फिक्स नहीं रहता, ये दिन भर चेंज होते रहता है, ठीक है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो सकता है, किसी 1 महीना, लेकिन ये चेंज हो रहेगा, ठीक है। और इसका डिसीजन कौन करता है, मार्केट। कौन करेगा, मार्केट करेगा। और मार्केट में भी क्या, डिमांड और क्या, सप्लाई, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो यहां पर ये में जो है, ये मेरा क्वांटिटी है, ये मेरा क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। और इधर हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कितना होगा अमाउंट में, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि मान लो ये जो कर्व है, ये जो कर्व, ये डिमांड कर्व है। कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। बोलेगा इस तरह से क्या लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं, जब भी ठीक है, कोई भी फिगर में या फिर कोई भी ग्राफ में अगर इस तरह से दिखाई पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर। ये क्या होता है, नीचे की ओर। समझ में आ गया। अब नीचे की ओर, तो डीडी जो कर्व है, ये डीडी डिमांड कर्व जो है, इसको हम लोग नीचे की ओर क्यों किए, डीडी कर्व जो है इसको हम लोग नीचे की ओर क्यों किए, इसका देखो क्या कारण है। इसका यही कारण है कि हम बताए थे इसमें डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में, कि जब भी किसी वस्तु का रेट क्या होता है, बढ़ता है, रेट क्या हो गया, बढ़ेगा, तो डिमांड क्या होता है, डिमांड को बताया तो डिमांड क्या होता है, घटता है। लेकिन रेट जैसे ही क्या होगा, घटेगा, तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। मतलब रेट में और डिमांड में कैसा रिलेशन पाया जाता है, ओपोजिट रिलेशन। कैसा रिलेशन पाया जाता है, ओपोजिट, विपरीत संबंध पाया जाता है। किसमें किसमें, रेट में और डिमांड में। ये भी उसी तरह से है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी एक तरह से क्या है, रेट है, और जो क्वांटिटी है, दोनों में कैसा संबंध पाया जाएगा, उल्टा। उल्टा जब बनेगा, मतलब अगर कोई चीज बढ़ेगा तो ये क्या घटेगा, अगर घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए ये क्या हो गया, डिमांड कर्व क्या बना है, उल्टा बना है, ठीक है। वही चीज अब हमको और करंट क्या बनाना है, सप्लाई। क्या बनाना है, सप्लाई। और सप्लाई क्यों बनाएंगे, क्योंकि इस सिस्टम में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि डिसीजन कौन लेता है, मार्केट लेता है। मार्केट में भी कौन, डिमांड और सप्लाई। अब देखो डिमांड और सप्लाई जहां पर कट जाएगा, वही मेरा क्या होगा, एक्सचेंज रेट निर्धारित होगा, ठीक है। इसी जगह पे एक्सचेंज रेट, इसको लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब क्या होता है, जहां पर संतुलन अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु हो गया। किस जगह पे घटेगा, कौन, डिमांड और सप्लाई। समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, अब यहां पर ध्यान देना, ये थोड़ा ऐसे बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये हो जाएगा, ये सप्लाई हो जाएगा, ये डिमांड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि डिमांड वाला जिस तरह डिमांड कर वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, उसी तरह से ये जो है, सॉरी, ये तो ये डिमांड वाला, सप्लाई वाला देखो अपवर्ड है। सप्लाई वाला कैसा है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें भी बताए थे, अब लॉ ऑफ सप्लाई याद करो, तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बताए थे, अगर किसी वस्तु का रेट क्या होगा, बढ़ेगा,
अगर किसी वस्तु का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु का रेट घटेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, घटेगा। क्योंकि जब वस्तु का दाम ज्यादा रहता है तब हर एक दुकानदार चाहता है कि मेरा जो सामान वो ज्यादा बिके, मतलब सप्लाई क्या करेगा, ज्यादा करेगा। लेकिन जैसे ही रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दुकानदार क्या करेगा, उसको स्टॉक करके रख लेता है। ठीक है, वो लोग क्या सोच रहा है कि जब इसका रेट बढ़ेगा उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे या फिर बेचेंगे। इसीलिए जब रेट बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, जब रेट घटेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, घटेगा। मतलब दोनों के बीच में, ठीक है, रेट में और सप्लाई में कैसा संबंध पाया जाता है, तो पॉजिटिव, मतलब धनात्मक संबंध पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये क्या है, सप्लाई है, ये क्या है, सप्लाई है, ये क्या है, डिमांड है। यहाँ पर जहां पर दोनों कट जाएगा वही जो पॉइंट होगा, वही पॉइंट में क्या होगा, एक्सचेंज रेट होगा, वही में इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। कौन सा मेथड के अनुसार, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज रेट का निर्धारण कौन करेगा, मार्केट करता है, डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से। यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सरकार का कोई रोल, कोई भी भूमिका नहीं है। ठीक है, कहां पर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। जिस तरह से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सरकार क्या कर रहा था, एक रेट डिसाइड करने का काम कर रहा था, वहीं पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में सरकार का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको जो है अपनाया गया था 1977 में। कब अपनाया गया, 1977 में। ठीक है, समझ में आ गया, याद रखना, कोई डेटा है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, गवर्नमेंट जो कुछ भी नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट जो है। और इसमें याद रखना, मार्केट के साथ साथ, जैसे मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई है, तो मार्केट के साथ साथ गोल्ड का भी होना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन बिना गोल्ड का तो एक्सचेंज रेट निर्धारित किया ही नहीं जा सकता। इसलिए मार्केट डिसाइड वहां पर देखो सरकार कर रहा था, गोल्ड था लेकिन डिसाइड कौन कर रहा था, सरकार। लेकिन यहां पर भी गोल्ड रहेगा, गोल्ड के साथ साथ डिसाइड कौन करेगा, मार्केट करेगा। ठीक है, गोल्ड रहेगा, मतलब गोल्ड रहेगा प्लस वहां का जिस तरह का मार्केट रहेगा, मार्केट में क्या, डिमांड और सप्लाई, वही डिसाइड करेगा कि किस देश का कितना क्या होगा, एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है, और इसको जो है, इसको, ठीक है, याद रखना, जिस तरह से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो लगभग खत्म हो गया है, और इसको अभी लगभग सभी देश अपनाया है। किसको, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को, सबको अपना के रखा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, मतलब तैरती दर, क्या बोलते हैं इसको, तैरती दर बोलते हैं। किसको, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम क्या हो गया, तैरती दर। क्या हो गया, तैरती दर। समझ में आ गया। ठीक है, एक हम लोग का था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा क्या हो गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या समझना है कि जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसका डिसाइड कौन करेगा, मार्केट करेगा। गोल्ड तो होगा, साथ साथ कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। मार्केट में भी क्या, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और कौन, सप्लाई। ठीक है, अब इस तरह से डिसाइड किया जाता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई कर वो दोनों कट जाएगा, वो जो पॉइंट घूम रहा है क्या कहलाएगा, एक्सचेंज रेट कहलाएगा। और ये दोनों इसी पर क्या होता है, चलता है। आप देखो, ये जब भी बनाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमेशा वाई एक्सिस पे रखना और क्वांटिटी को किधर रखेंगे, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। थर्ड जो है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबंधित तैरती दर। अब इसमें क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ये एक्चुअली कुछ है नहीं, दोनों का मिश्रण होता है। किसका किसका, जो भी बोलेगा फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब देखो, दोनों में सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर रहा था। ठीक है, ये पूरा पूरी से डिपेंड किस पर था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है ये पूरा पूरी से डिपेंड किस पर था। ठीक है, देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम क्या बोले कि यहाँ पर सरकार जो है एक रेट क्या करता है, निश्चित कर देता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या बोले कि यहाँ पर जो रेट का जो डिसीजन है, एक्सचेंज रेट का जो डिसीजन वो कौन लेता है, मार्केट लेता है। उसका मतलब यहाँ पर इसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, ये वाला, तो जब क्या करेगा, मार्केट जो है, कौन, मार्केट। ठीक है, मार्केट क्या करेगा,
डिमांड और सप्लाई। मार्केट क्या करेगा, डिमांड और सप्लाई के माध्यम से क्या करेगा, एक्सचेंज रेट को डिसाइड करेगा। ठीक है, अब इसमें और एक चीज क्या आ जाएगा, आरबीआई। कौन आ जाएगा, आरबीआई। इसमें कौन आ जाएगा, आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, सुनो, यही दोनों को मिला के क्या करेगा, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो मार्केट जो है डिमांड एंड सप्लाई में आ गया, तो डेट को डिसाइड करने के लिए, और उसमें इंटरफेयर कौन करेगा, इस बार आरबीआई करेगा। आरबीआई क्या करता है कि कभी कभी क्या करता है कि रेट मान लो कभी बहुत हाई चढ़ जाता है, जैसे मान लो कि $1 जो है, $1 जो है, मान लेते हैं कि आरबीआई का जितना औकात है उसमें वो काम करेगा। ठीक है, अब आरबीआई क्या करेगा, ये इसको पता है कि अगर $1, ठीक है, $1 बराबर 60 से अगर 70 के बीच में हो, ठीक है, 60 से 70 के बीच में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट को अपनाएंगे। ठीक है, या फिर मतलब एग्री हो जाएंगे, हाँ इतना देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अगर इससे मान लो कि $1 बराबर हो गया कितना, 40 रुपया, कितना हो गया, 40 रुपया, या फिर $1 बराबर हो गया सीधे 100 रुपया, कितना हो गया, 100 रुपया। तो ये देखो अनकंट्रोल है, मतलब ये कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, $1 बराबर कितना हो गया, 40 रुपया, और $1 बराबर कितना हो गया, 100 रुपया। ठीक है, कंट्रोल से क्या है, बाहर है। अब इसको कंट्रोल करने का काम है, मतलब 40 को 60 करने में और 100 को भी 60 करने में, इसको मतलब एक बैलेंस बना के रखने में महत्वपूर्ण रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। कौन करेगा, आरबीआई। ये क्या करेगा, एक ऐसा रेट फिक्स कर देगा। ठीक है, रेट क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, ताकि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, मतलब उसको ज्यादा भी नहीं लगेगा और कम भी नहीं लगेगा, बीच में रहेगा। किसको, तो इस देश का जो भी मतलब करेंसी है उसको। ठीक है, ये डिसाइड कौन करता है, आरबीआई। अब देखो, इसको फिक्स्ड भी बोले, फ्लेक्सिबल बोले, इसका कारण क्या है, तो कारण यही है कि रेट का डिसीजन कौन ले रहा है, मार्केट ले रहा है, और एक रेट क्या करता है, फिक्स कर देता है, वो कौन करता है, आरबीआई करता है। समझ में आ गया, यही था मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंधित तैरती दर। इसका देखो, इसका दो गो नाम और भी है, मैनेज फ्लोटिंग रेट का दो गो नाम क्या क्या है और है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड एक्सचेंज रेट। ठीक है, उच्च किस्म, क्या बोलेंगे, उच्च किस्म विनिमय दर, उच्च किस्म क्या बोलेंगे, विनिमय दर। और एक नाम क्या है, और एक नाम है इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्टी एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं, डर्टी एक्सचेंज रेट, इसी को बोला जाता है, किसको, फ्लोटिंग को। इसका क्या नाम है, तो इसको हम बोलेंगे खराब, गंदा नहीं, क्या बोलेंगे, खराब विनिमय दर। क्या बोलेंगे, खराब विनिमय दर। ठीक है, ये डिसाइड कौन कर रहा है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि मार्केट और सप्लाई के माध्यम से ही होगा, लेकिन उसमें इंटरफेयर कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इससे पहले वाला में आरबीआई इंटरफेयर नहीं कर रहा था। ठीक है, अब इसमें वही बोले, तो अब आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई क्या करता है, एक डिसीजन लेता है कि हम लोग कितना रुपीस का सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कितना रुपीस का हम लोग दान कर सकते हैं, तब जाके ये होगा। मतलब वो लोग $1 देगा, हम लोग 60 रुपया देंगे। आप बोले $1 के बदले में अगर 100 रुपया मांगना शुरू कर देगा, $1 के बदले में 100 रुपया, तो हम लोग का जो रुपीस है वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम था वही मेरा क्या, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, मतलब क्या था हम लोग का सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में 3 चीज के बारे में हम लोग देखें। पहला क्या हो गया, तो पहला हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा क्या हो गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तीसरा क्या हो गया, मैनेज